हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस स्टडी विजन चैनल की ओर से क्लास 9th का 5th चैप्टर जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये चैप्टर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक को इस चैप्टर के बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले यही जान लें कि इस चैप्टर के हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेल थ्योरी देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन देखेंगे क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं इनके। सेल वॉल देखेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियस देखेंगे और न्यूक्लियस की कंपोजिशंस देखेंगे, ठीक है, और फंक्शंस भी देखेंगे। फिर न्यूक्लियोइड एंड देन साइटोप्लाज्म, फंक्शन साइटोप्लाज्म के, ठीक, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स के अंदर हम लाइजोसोम्स के अंदर लाइजोसोम की फंक्शंस भी देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, प्लास्टिड और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, वैक्यूल्स। इस वीडियो में हम एक एक करके इन सारे ही टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए, क्या होता है सेल। तो सेल हमारा बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी दीवार को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही पूरी एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए हमें एक सेल की ज़रूरत होती है। जब एक सेल बहुत सारे ग्रुप बना लेती हैं सेल्स का, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और वो टिश्यू जो है बहुत सारे ग्रुप में आ जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब ग्रुप में आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे जब मिलते हैं तो पूरी एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करते हैं। तो ये फिनोमिना होता है हमारा ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करने का। इसका मतलब सेल हमारी क्या हुई, बेसिक यूनिट हो गई ना लाइफ की। लाइफ किसके वजह से, कोई इंसान किसके वजह से, कोई इंसान सेल की वजह से। तो इसीलिए सेल जो है वो बेसिक एंड फंक्शन यूनिट होती है लाइफ की। इसको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं लाइफ का। ये सेल जो है रॉबर्ट हुक ने 1831 में कॉक स्लाइस के अंदर, ये 1665 था जहाँ तक मुझे याद है, 1665 था, ठीक है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉक स्लाइस के अंदर प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प के ज़रिए डिस्कवर किया था सेल का। और ल्यूवेन हॉक जो थे 1674 में इन्होंने फ्री सेल्स को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में, ठीक है। और पुकिंजे जो है इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का टर्म कॉइन किया था फ्लूइड सब्सटेंस के लिए 1839 में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल क्या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है लाइफ की। उसके बाद सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर यहीं भी पूछा जाए कि फ्री लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। और अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछी तो रॉबर्ट ब्राउन बोलेंगे आप। प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने कॉइन किया, तो पुरकेंजी बोलेंगे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म में पी से स्टार्ट हो रहा है प्रोटोप्लाज्म, और पुरकेंजी में भी पी से ही स्टार्ट हो रहा है पुरकेंजी, ठीक है। इस तरीके से डिस्कवरीज तो आपको याद करनी है। खैर सन का तो कोई साइंस में कोई रिलेशन नहीं होता, ना ही कोई पूछता किस ईयर में किसकी डिस्कवरी हुई। तो मेन बात ये थी जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल थ्योरी क्या होती है। जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल की थ्योरी भी पता होनी चाहिए हमें। तो सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, और जो सेल है हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की।
और तीसरा बोलता है सेल थ्योरी का मैटर कि जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो पहले से बनी हुई सेल से ही एग्जिस्ट होती हैं। जो पहले से बनी हुई सेल हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो न्यू सेल जो है पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से ही क्रिएट हुई होती हैं। अब यहाँ पे फोटो जो मैंने बनाई हुई है वो हमारे अलग अलग टाइप्स हैं सेल्स के, कि सेल जो है हर अलग अलग टाइप की होती है। कोई स्फेरिकल भी होती है, एलोंगेटेड भी होती है, क्लोज सरफेस में भी होती है। तो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से है, ये कैसी है, ये कैसी है, सारी अलग अलग शेप्स में है ना। अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, अगर सेल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें हम, तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल पाई जाती है और सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर उसी सेल के द्वारा ही की जाती हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं हमारे जो कि जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और हर फंक्शन जो है वो अलग ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं बोलूँ, जो मैं आपको अभी कह रही हूँ कि सिंगल सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको तो हम बोलेंगे यूनिसेलर। यूनि से ही पता चल रहा है हमें, यूनि फॉर सिंगल। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, और सेलुलर मीन सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। और एग्जाम्पल्स लें हम तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इस तरीके के जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो हमारे सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी मीन्स मैनी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, मल्टी मीन्स मैनी। तो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स के कलेक्शन के कंपोजिशन से बने हुए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट अज्यूम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर, और वो एक कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन को करते हैं। हर एक सेल जो है स्पेशलाइज्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को ही देख लीजिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, नोज होती है, नोसल पैसेज होता है, ट्रैकिया होते हैं, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, लंग्स होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, एल्वियोलीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये ग्रुप ऑफ हमारे ऑर्गन्स हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके पूरे एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, क्या, रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहा है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सिर्फ रेस्पिरेशन का ही काम करता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर ले, नहीं ना। तो पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर में, क्योंकि बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सारी एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अभी मैंने आपको ऊपर शेप्स दिखाए थे, है ना, सेल्स के। तो जो हमारे सेल्स होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ में पाई जाती हैं। वो ओवल शेप की भी हो सकती हैं, स्फेरिकल की भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्पिंडल भी हो सकती हैं, टोटली इर्रेगुलर भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी नर्व सेल है एकदम इर्रेगुलर है ना। तो ऊपर मैंने आपको पहले ही इसकी फिगर दिखा चुकी हूँ मैं, अलग अलग शेप और साइज़ की पाई जाती हैं। जो साइज़ होता है हमारा सेल का वो भी डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं हमारे वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। जबकि कुछ जो सेल्स होती हैं फेयरली लार्ज होती हैं, जैसे कि हमारी नर्व सेल्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो इस तरीके से शेप और साइज़ दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, ठीक है, साइज़ और शेप्स सबके। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स हमारी दो सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारी वो सेल होती हैं, जिसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। प्री मीन्स पुराने, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
तो पुराने जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते थे उनमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, साथ में न्यूक्लियोलस जो होता था वो भी एब्सेंट होता था, और रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होता था और वो ज़्यादातर यूनिसेलर ही होते थे। ठीक है, तो मेनली हम डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो थे हमारे, इनका साइज भी छोटा होता था काफ़ी और इनका बड़ा होता है यूकैरियोटिक का। तो वन बाय वन करके इनके डिफरेंस देख लेते हैं हम। जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक हमारी जो सेल हैं, इनकी सेल जो होती हैं ऑर्गेनिज्म की, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस जो होता है हमारा वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में सिंगल या मल्टी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो रिप्रोडक्शन है वो हमेशा हमारा एसेक्सुअल होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हमारा बोथ दोनों तरीकों से हो सकता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। प्रोकैरियोटिक में जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए, जबकि यूकैरियोटिक में कभी कभी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट हैं तो सेल ऑर्गेनेल भी तो एब्सेंट होंगे। और हमारा यूकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होती है इनमें सेल डिवीजन जो है बाइनरी फिजन से होता है, और जो हमारा यूकैरियोटिक है इसमें जो सेल डिवीजन है वो हमारा माइटोसिस या मियोसिस से होता है। ये प्रोसेस होते हैं मियोसिस और मायोसिस, मियोसिस। और जो बाइनरी फिशन है ये भी हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है हमारी सेल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जबकि फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल ये सारी हमारी यूकैरियोटिक सेल में आती हैं। अब जब बात हुई है तो हम सेल्स की, हम एनिमल सेल और प्लांट सेल भी देख लेते हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत बोला था कि मैम आप प्लीज़ ये भी बता दीजिए करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स इनमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर का डिफरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। एनिमल सेल अगर हम देखें तो पहले आप डायग्राम से देखिए, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा सीखते हैं। एनिमल सेल में क्या है और प्लांट सेल में क्या है। देखिए, प्लांट सेल हमारी ये है और एनिमल सेल ये हमारी ये है। यहाँ अगर हम देखें जो एनिमल सेल है हमारी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो सबसे ऊपर की परत है वो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि हमारी जो प्लांट सेल की सबसे ऊपर की परत है वो होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद जो दूसरी परत होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें जो है हमारी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। गोल्जी apparatus पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है एनिमल सेल में, सेंट्रियोल पाया जाता है, लाइसोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी एनिमल सेल में पाई जाती हैं। प्लांट सेल में हमारे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में दोनों ही में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा एनिमल सेल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है हमारे प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे दोनों में होता है, गोल्जी apparatus भी दोनों में ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, लाइसोसोम भी दोनों में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में ही होता है। मेन चीज़ें आपकी क्या क्या हैं। पहली तो सेल वॉल की, कि जो हमारे एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा, जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में नहीं होती, मतलब एब्सेंट होगी, और प्लांट सेल में होती है इसीलिए प्रेजेंट होगी।
सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे। अभी जब मैं नेमिंग कर रही थी आप लोगों ने देखा होगा, गोल्जी बॉडीज़ जो है प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल में, लेकिन गोल्जी बॉडीज़ प्लांट सेल में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसम बोलते हैं। ठीक है, डिक्टियोसम बोलते हैं इनको। इसमें क्या होता है एनिमल सेल में कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो हैं दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स हमारे लिए प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स हमारे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में हमारे जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन अमाउंट में कम होते हैं। और जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोजोम होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं 1 या 2 सेंट्रियोल्स के साथ में, जबकि जो प्लांट सेल है हमारा इसमें सेंट्रोजोम हमारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको पहले ही बता दिया। अगर मैं बताऊं आपको स्ट्रक्चर के बारे में कि जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये मेन चीज़ें हैं। तो सेल वॉल हमारा सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सारे हमारे दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम सबका एक फंक्शंस देखें और देखें क्या चीज़ें हैं ये, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऊपर की कवरिंग होती है हमारी, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और अंदर के जो कंटेंट हैं उनको सेपरेट करती है। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे लिविंग पार्ट है सेल का, और ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। ये बहुत थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक भी होती है। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर एंटर करेंगी और कौन सी एंटर नहीं करेंगी। ठीक है, और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। फंक्शंस देखें तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पूछे जाते हैं सारे ही ऑर्गेनल्स के, आपको कम से कम 2 फंक्शन तो पता ही होने चाहिए। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये परमिट करती है एंट्री को और एग्जिट को, कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सेल के अंदर आएंगी और सेल से बाहर जाएंगी, उनको सेलेक्ट करती है, परमिट करती है। ठीक है, जाने के लिए, और साथ साथ प्रिवेंट भी करती है ये कुछ अदर मटेरियल्स की मूवमेंट को, जो कि हमारे सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। सेल वॉल देखें अगर हम, तो सेल वॉल मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ ये और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग थिक और फ्रीली परमिएबल कवरिंग होती है, जो कि सेलुलोज से बनी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये यूकैरियोटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। आप नॉर्मली बोल सकते हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ये हमारी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। फंक्शन क्या है, तो सेल वॉल जो होती है वो डिटरमाइन करती है शेप को, किसी भी प्लांट की किस तरीके की शेप होगी, साथ में जितनी भी रिजिडिटी होती है प्लांट की वो हमारी सेल वॉल की वजह से ही होती है। साथ साथ ये प्रोटेक्ट भी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि जो सेल वॉल है उसके अंदर हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। साथ साथ ये प्रिवेंट भी करता है ड्राईनेस को, सेल की जो है ड्राईनेस, ड्राई ना हो सके सेल को, इस चीज़ का भी ख्याल रखती है हमारी सेल वॉल। और ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वेरियस सब्सटेंसेस का हमारी सेल के बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें भी हेल्प करती है हमारी सेल वॉल। जो न्यूक्लियस है, जैसे हमारा ब्रेन है पूरी बॉडी का, ऐसे ही न्यूक्लियस होता है पूरा सेंटर पूरा सेल का। तो न्यूक्लियस को डिफाइन करती एक डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनल है ये,
और इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दोनों ही न्यूक्लियर एनवलप क्रिएट करती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है, फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवलप बना लेती हैं वो। और न्यूक्लियर एनवलप जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन को कंटेन करते हैं, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं कि आगे की जो जनरेशन है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर इनहेरिटेंस होंगे, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा न्यूक्लियस। फंक्शंस देखें कि करता क्या क्या है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। इसी तरीके से पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है, और पूरी सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। साथ साथ पूरी सेल की जो साइकिल है उसको भी रेगुलेट कराने में हेल्प करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है इसको हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं जीन्स का। क्यों? क्योंकि इसमें जीन्स जो है वो स्टोर होते हैं जो कि कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को जेनेटिक्स की, ठीक है। और ये ट्रेड्स को पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन जो होगा उनका भी ख्याल कौन रखता है, न्यूक्लियस ही रखता है। नेक्स्ट देखिए अगर हम ऑर्गेनल, तो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये एक जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, कलरलेस होता है और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। और जो एक्वेस ग्राउंड हमारा सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल, जो कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। सेल ऑर्गेनल्स और भी पाए जाते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ इनसॉल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये कंटेन करता है और स्टोर करता है कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गए, लिपिड्स हो गए, इनको स्टोर करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़े तो फंक्शंस मैंने आपको उसी में बता दिए, लेकिन इसमें अलग से भी बता देती हूँ कि हेल्प करता है एक्सचेंज करने मटेरियल्स को सेल ऑर्गेनल्स के बीच में। साथ साथ ये स्टोर भी करता है कुछ केमिकल्स को, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयरन। और साइट होता है ये सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज का, जैसे ग्लाइकोलिसिस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पे जनरेट होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। 2 भी आप याद कर लेना, अगर ये याद ना हो तो फर्स्ट और सेकंड वाला याद कर लेना। सेल ऑर्गेनल देखें अगर हम, तो मैंने आपको बोला साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनको अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इनसाइड द सेल देयर आर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारी सेल है वो जिंदा रहे, साथ में फंक्शन भी करते रहे, ठीक है। ये जो पार्ट होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं और इनको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है एक सेट होता है मेम्ब्रेन का, फ्लूइड इसके अंदर फ्लूइड होता है, वैक्यूल्स होते हैं, साथ में फ्लैटन सिस्टर्न क्लोज सैक्स पाए जाते हैं इसमें। इस तरीके से होते हैं ये गोल्जी एपरेटस हमारे, ठीक है। और स्टैक्स होते हैं इसमें लगातार। और मैं बोलूँ तो सिस्टन हमारे यूजुअली अरेंज होते हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस। इनके मेन फंक्शन है हमारे स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना, डिस्पैच करना सब्सटेंसेस को। स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना, डिस्पैच करना सब्सटेंसेस को। साथ साथ सेल वॉल में सिंथेसिस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी और लाइसोसोम्स, तो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। ये हमारे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में भी काम आता है गोल्जी एपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें
तो हमारा ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक। और ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड मैच्योर होता है आरबीसी में। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं मैमल्स के, उसमें मैच्योर होता है ये, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या हैं इसके? इंटरनल सपोर्ट देता है ये सेल को, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में वेरियस सब्सटेंसेस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इसमें आर और एस दो हमारी पाए जाते हैं, आर और एस। आर होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जबकि हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स देखें अगर हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो राइबोसोम्स हैं हमारे बहुत छोटे छोटे और डेंस होते हैं, ये साथ साथ स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जो कि फ्रीली मैट्रिक्स को फॉर्म करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही पाई जाती हैं ये। और इसमें आरएनए और प्रोटीन जो है वो बनता है इसमें आरएनए और प्रोटीन। अगर आपको मेनली पूछा जाए कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो कहाँ बनती हैं, तो आप बोलेंगे राइबोसोम्स। जो हमारे आर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ क्यों है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स और राइबोसोम्स में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। इस तरीके से आप आंसर देंगे। फंक्शन क्या है? मेनली मैंने आपको बोला कि मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। माइटोकॉन्ड्रिया देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम किचन भी बोलते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी बनती है। ये इसका शेप होता है हमारा रॉड शेप्ड होता है, इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, पोरस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो उनमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको शो करूं तो इस तरीके से होती है ये, ऐसे करके डबल लेयर, मैंने बोली ना डबल लेयर होती है, ठीक है। और इसमें खुद का इनमें डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं और रेड ब्लड सेल्स में, मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, तो वहाँ पे नहीं पाए जाते माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही ये बैक्टीरिया में पाए जाते। अब यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करते हैं, साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने में सेल्स के, और ये एनर्जी को स्टोर करते हैं जब भी रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं एटीपी के फॉर्म में, जो कि हमारी एक एनर्जी करेंसी होती है, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करती है जब रिएक्शंस होती हैं इसमें काफ़ी, और जो स्टोर करती है वो एटीपी के फॉर्म में करती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम अगर हम देखें तो हमारे सेंट्रोसोम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बट इनमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं और अरेंज होते हैं राइट एंगल्स में एक दूसरे के, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन है वो है, सेंट्रियोल्स जो है वो सेल डिवीजन में काम आता है। जब सेल रिप्रोड्यूस करने वाली हो या डिवाइड करने वाली हो, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनने वाली हो, मतलब सेल डिवाइड हो रही हो, तो सेंट्रियोसोम जो है, सेंट्रियोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और सीलिया फ्लैजेला जो पैरामीशियम में पाया जाता है हमारा, और उसमें पाया जाता है, तो उसमें भी काम आता है सीलिया और फ्लैजेला बनाने में, ठीक है। जो प्लास्टिड्स हैं हमारे, ये सिर्फ हमारे प्लांट की बॉडी में ही पाए जाते हैं और एनिमल में नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इनके अंदर, और इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। जो प्लास्टिड्स हैं हमारी, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से कहती हूँ मैं कि जो हमारे प्लास्टिड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, के टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलरफुल प्लास्टिड होती है। ग्रीन को छोड़ के जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट के वजह से होते हैं प्लांट की बॉडी में। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ये, ठीक है। तो ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, और ये है क्या प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट है। और अगर अदर कलर्स पूछे एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़ के तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर कलरलेस प्लास्टिड पूछे आपसे तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये हमारी ल्यूकोप्लास्ट, इसका फंक्शन जो है हमारा वो ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, फॉर्मेशन कर सकें फूड की, प्लांट के लिए, ठीक है। और जो क्रोमोप्लास्ट हैं, आप सभी ने कलर्स देखे फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, है ना। तो वो कलर जो है वो किसके वजह से आता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है इम्पार्ट करता है अलग अलग कलर्स को फ्लावर्स में, ताकि जो पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट हो सकें। जो ल्यूकोप्लास्ट है हमारा वो कलरलेस हमारे होते थे, कलरलेस प्लास्टिड। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स इनके फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स के फॉर्म में। लाइजोसोम्स की बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है लाइजोसोम, इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं लाइजोसोम्स को। ये छोटे स्मॉल स्फेरिकल सैक होते हैं, साथ साथ अपने खुद के ही एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेते हैं ये, इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, मोस्टली एनिमल्स में। फंक्शंस देखें हम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनके। लाइजोसोम जो है डाइजेशन, जो हमारे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, सेल के सब्सटेंस ना होके बाहर से जो आए हुए सब्सटेंस हैं, हम उनको फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं। तो लाइजोसोम जो हैं उन फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ उन फॉरेन सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के भी काम आते हैं। साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी देते हैं सेल को बैक्टीरिया और वायरस से, और पूरी सेल को क्लीन करने में भी हेल्प हमारे लाइजोसोम्स भी करते हैं। और जब डिस्टर्बेंस होती है, सेल मेटाबॉलिक जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जैसे कि कोई सेल जो है डैमेज हो गई, लाइजोसोम जो है बर्स्ट हो गए, तो ये लाइजोसोम बर्स्ट होने के बाद वहीं रह जाते हैं सेल में। तो जो हमारे लाइजोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, खुद अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लाइजोसोम्स होते हैं वो सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स कहलाए जाते हैं सेल्स के। वैक्यूल्स देखें तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। पर जो प्लांट सेल होती है उनमें बड़े बड़े पाए जाते हैं और कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे पाए जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वैक्यूल्स। ये होते क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड, सॉलिड, फिल्ड, मेम्ब्रेन होते हैं। साथ में प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है लार्ज होते हैं, परमानेंट होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। मैच्योर प्लांट में ये 90% जो है ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, पूरे सेल का 90% ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। अपने साइज की वजह से जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस को, वो शिफ्ट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स, ठीक है। वैक्यूल्स की साइज की वजह से अपने आप ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स जो है शिफ्ट हो जाते हैं।
तो मेन चीज़ें आपकी क्या है, मेन चीज़ें हैं आपकी इसमें, वैक्यूल्स जो है वो लिक्विड सॉलिड होते हैं हमारे फील्ड, और साथ में एनिमल और प्लांट सेल में किस तरीके से पाए जाते हैं, और फंक्शंस क्या हैं इसके, तो पूरे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं वैक्यूल्स, और टर्जिटी और रिजिडिटी देते हैं प्लांट सेल को वैक्यूल्स। ये दो मेन फंक्शंस हैं हमारे वैक्यूल्स के। अब हम पैरोक्सियोम्स भी देख लेते हैं, ये 9th क्लास में नहीं है पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि पैरियोक्सिस हमारे होते क्या हैं, पैरोक्सियोम्स, ठीक है, ये छोटे छोटे और स्फेरिकल ऑर्गेनल होते हैं, इनके अंदर बहुत पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं, साथ साथ ये हमारे किडनी और लिवर सेल्स में पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारे, ताकि ये कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को कैरी आउट कर सके, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना, हमारी बॉडी से जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सेल से रिमूव करना, ये काम कौन कराता है, पैरोक्सियोम्स करवाते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया है, ठीक है, लेकिन कर लेना। ये क्या है, कहाँ पाई जाती है, किडनी और लिवर सेल्स में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की वजह से ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हमारे सेल का, रिमूव करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे सेल से। तो ये थी आपकी सेल की पूरी वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको जितना हो सके आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके जब भी हम न्यू वीडियोस को अपलोड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।